हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ फ्रॉमसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था और आज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ही हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि भैया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ये जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, ये हेनरी फ्यूल चाचा ने दिया था। ये 14 प्रिंसिपल्स क्या है, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस 14 प्रिंसिपल्स में हम लोग हेनरी फ्यूल के बारे में भी जानेंगे कि हेनरी फ्यूल कौन थे। तो भैया अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर एग्जिस्टिंग हो तो भैया वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तो फाइनली आज का धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो भैया सबसे पहले हम समझेंगे कि भैया हेनरी फ्यूल कौन थे। तो भैया पहला बात, इन हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो हेनरी फ्यूल एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट है। इन्होंने एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी को ज्वाइनिंग किया था 1860 में, ठीक है, एज ए इंजीनियर। बाद में उन्होंने अपना पोजीशन को बढ़ाया और बाद में वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए कंपनी के 1888 में। बाद में क्या हुआ, जब एट द टाइम एक टाइम ऐसा हुआ जिस टाइम उसका कंपनी पूरा डूबने वाला था, बैंक इंसॉल्वेंसी था, तब उस टाइम में हेनरी चाचा ने अपने नॉलेज, स्किल और उनके पास एक्सपीरियंस से उस टाइम उस कंपनी को बचाया। और साथ ही साथ उनके जाते जाते जब उन्होंने 1918 में 1980 में जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो एक कंपनी एक्सेलेंट पोजीशन में पहुंच गया था। और उसी टाइम उन्होंने क्या किया था, जब कंपनी को मैनेज कर रहे थे तो साथ ही साथ उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था और आइडेंटिफाई किया था। उन्हीं 14 प्रिंसिपल्स के आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो भैया 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन था। पहला था हम लोग का डिवीजन ऑफ वर्क। पहला क्या था भाई, 14 प्रिंसिपल में पहला था डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब देखो, हेनरी फ्यूल चाचा का ये मानना था कि काम को ना भाई लोगों में बांट देना चाहिए और हर एक लोगों में बांटोगे तो एक उसका जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो काम को लोगों में बांट दो, उनकी एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंस के हिसाब से उसको काम को बांट दो, जिससे कि अगर काम को बांटोगे तो भैया वो बार बार एक पर्सन एक काम करते रहेगा तो उस फील्ड में स्पेशलाइज हो जाएगा। इससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, रिसोर्स बहुत कम वेस्टेज होगा, ठीक है, काम टाइम पे हो जाएगा। तो हेनरी फ्यूल का पहला प्रिंसिपल क्या था, काम को बांट दो। तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। जैसे कि इट रेफर्स टू द वर्क इनटू डिफरेंट, लिखा ना, इट रेफर्स टू द डिवाइडिंग द वर्क इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब काम को डिफरेंट इंडिविजुअल में बांट दो। Fayol recommended that the work of all kind must be divided and allocated as per the competence, qualification and experience of individual। मतलब वही मैंने बताया आपको, नॉलेज स्किल्स के हिसाब से बांट दो। अकॉर्डिंग टू द Fayol, division of work intends to produce more and better work for the same effort। Specialization is the most efficient way to use human effect। आपका एफर्ट, अगर सिंपल से बात है ना, अगर एक काम ह्यूमन लगातार करेगा तो वो उस फील्ड में माहिर हो जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा ही अच्छा है। जैसे कि मान लो एक बैंक है, बैंक में बहुत सारे काम होते हैं, लाइक कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ केस, इशू ऑफ चेकबुक। तो ये सब एक ही पर्सन तो करता नहीं है, बैंक में अलग अलग पर्सन, एक पर्सन चेकबुक इशू करेगा, तो एक पर्सन केस रिसीव करेगा, केस पेमेंट्स देखेगा, तो अलग अलग काम अलग अलग पर्सन करता है, ठीक है। तो ये होता है भैया डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट भैया होता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब था पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कर्तव्य, मेरा ये काम है, करना है हमको, ठीक है। तो हेनरी फ्यूल चाचा का ये मानना था कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, बैलेंस। देखो, अगर मान लो ऐसा होगा कि ऑथोरिटी आपने बहुत ज्यादा किसी पर्सन को दे दिया लेकिन उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी काम ही नहीं है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, तो भैया ये भी दिक्कत है। लेकिन आपने ऐसा कर दिया कि एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दे दिया, ठीक है, उनको ये करना, बहुत काम है, करना है, लेकिन उसके पास पावर ही नहीं है भैया, तो भी नहीं होगा। आपको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बैलेंस करके उसे देना पड़ेगा, तो ही वो अपना काम अच्छा से कर पाएगा। ना कि ज्यादा ऑथोरिटी दे दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ही नहीं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, ऑथोरिटी है ही नहीं, तब भी नहीं चलेगा। दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ऑथोरिटी रेफर्स टू द राइट टू गिव ऑर्डर while the responsibility involves with the accountable for the outcomes। आप उसके लिए क्या हो, आपका वो अकाउंटेबल हो, आपको जवाब देना होगा कि भाई क्यों नहीं हुआ, किस लिए, इसके लिए अकाउंटेबल बोला जाता है उसको, ठीक है। फ्यूल एम्फसाइज दैट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी बैलेंस टू एंश्योर द इफेक्टिव मैनेजमेंट। एग्जांपल के तौर में ए प्रोजेक्ट मैनेजर इज गिवन द ऑथोरिटी टू लीड द टीम। एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है टीम, मान लो कि कंपनी में उसका काम क्या होता है, टीम को लीड करना, ठीक है। और साथ ही साथ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है भाई, कि अगर प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होता, क्यों नहीं हुआ सक्सेस, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का मैचअप होना चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। फिर फ्यूल का नेक्स्ट प्रिंसिपल फ्यूल ने दिया था आपका डिसिप्लिन। देखो,
एक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिसिप्लिन चलने वाला नहीं है। काम में डिसिप्लिन लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्यूल का माना था कि डिसिप्लिन चाहिए, मतलब चाहिए। तो विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश, पता ही आपको। ठीक है, काम का देखो, अब मान लो कि डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई एम्प्लॉय इतना बजे आ रहा है, कोई एम्प्लॉय दूसरा टाइम में आ रहा है, तो भैया इससे काम होने वाला नहीं है, काम तो टाइम पे होगा ही नहीं। तो इसलिए डिसिप्लिन होना चाहिए, हर चीज का डिसिप्लिन। तो इट इज द कोर वैल्यू ऑफ एनी प्रोजेक्ट और एनी मैनेजमेंट। फ्यूल बिलीव दैट द डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड बी एनफोर्स फेयरली। अब देखो, आपके लाइफ में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए एकदम टाइम टेबल बना के। ठीक है, हर दिन पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज स्किप कर दिया फिर कल पढ़ रहा है, कल, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन में रह के काम करोगे तो भैया सक्सेस बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा आपका, फिर नेक्स्ट है आपका एग्जांपल में डिसिप्लिन का दिया हुआ है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखो भाई, यूनिटी ऑफ कमांड क्या हुआ है? ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या चीज बोला जाता है, सुनना। मान लो एक पियोन है स्कूल का, तो पियोन को प्रिंसिपल से बोला, प्रिंसिपल ने बोला भैया ये काम कर दो मेरा। फिर उसी टाइम पियोन को मान लो कि मैथ्स टीचर ने बोला पियोन ये काम कर देना। उसी टाइम में इंग्लिश टीचर भी पियोन को ये काम दे दिया। उसी टाइम में साइंस टीचर भी पियोन को बोला ये काम कर लो। अब एक पियोन है, उसको बहुत लोगों से सुनने मिल रहा है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तो वो एक टाइम में वो सभी का काम क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम में एक पर्सन का काम भी नहीं होगा, काम भी सही ढंग से नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि एक पर्सन को एक ही लोग से कमांड मिलना चाहिए, एक टाइम में एक ही पर्सन से कमांड मिलना चाहिए। अगर डिफरेंट पर्सन से कमांड मिलेगा तो भैया वो काम किसी का अच्छा से कर नहीं पाएगा। तो भैया ये प्रिंसिपल आपको ये बोलता है, मतलब राइट टू प्रेस, मतलब जैसे कि एक बॉस है, वही सबको बोल रहा है भाई तुमको, रोहित तुमको ये करना है, अभिषेक तुमको ये करना है, मोहित तुमको ये करना है। ठीक है, एक बॉस। लेकिन दो बॉस होगा, बोलेगा मोहित तुम ये कर, तू ये कर, ये तो इससे क्या होगा, काम गलती हो जाएगा। ये रॉन्ग अप्रोच या राइट अप्रोच है। तो ईच एम्प्लॉय शुड बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर to avoid the confusion and conflict. These principles ensure clear communication and accountability. For example, in the retail store, the sales associates reports directly to the store manager rather than the receive the instruction from the multiple supervisors. ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि देखो, यहाँ पे ये प्रिंसिपल आपको ये समझाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है, सबको एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। सबका अलग अलग डायरेक्शन होने का कोई नीड नहीं है। अगर मान लो कि एक मार्केटिंग का हेड है, कौन है भाई? एक मार्केटिंग का हेड है जो एंटायर मार्केटिंग करता है। तो भैया उसका काम क्या है कि मार्केटिंग के रिगार्डिंग हमको क्या क्या करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को सभी लोगों के पास पहुंचाना है, उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो एक ही अप्रोच में उसको मार्केटिंग में दौड़ना होगा या नहीं दौड़ना होगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि सभी को एक ही डायरेक्शन में भागना। देख रहे ना भाई, एक ही डायरेक्शन में जाना है। एम्प्लॉय का अगर मान लो कंपनी का गोल है प्रॉफिट बनाना, अब प्रॉफिट बनाने के लिए सबको मेहनत करना होगा, तो प्रॉफिट के लिए सबको एक ही डायरेक्शन में भागना होगा। सेल्स बढ़ाना, सेल्स के लिए सबको एक ही डायरेक्शन में भागना होगा। यहाँ में सेल्स के लिए आपको सबको, जैसे कि आपका प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, मार्केटिंग हेड हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, सबको एक ही डायरेक्शन में भागना है कि सेल्स को बढ़ाना है। ठीक है, तो ऑल एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। एक ही प्लान होना चाहिए। अब मेरा प्लान अलग होगा और उसका मैनेजर का प्लान अलग होगा, एम्प्लॉय का प्लान अलग है, मैनेजर का प्लान अलग है, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट होगा, काम ही नहीं होगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। दोनों का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। तो दिस प्रिंसिपल एंश्योर यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल मतलब यूनिटी, सबको एक साथ लाके और कोऑर्डिनेशन मिला के एक ही गोल में, एक ही डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, in marketing campaign, the marketing manager should direct all efforts such as advertising, public relation and social media to maintain the क्या cohesive strategy। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब देखो ये प्रिंसिपल आपको क्या बताता है, देखो दिस प्रिंसिपल इंडिकेट्स ए कंपनी शुड वर्क यूनिटली टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनी रादर देन द पर्सनल इंटरेस्ट। देखो एक कंपनी का मान लो कि एक मैनेजर है, ठीक है, अब एक मैनेजर का क्या दायित्व होना चाहिए कि उसका दायित्व ये होना चाहिए कि भाई वो जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है उसको पहले सबसे पहले पूरा करना चाहिए, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल गोल को छोड़ के। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं या आपके जो मैनेजर्स होते हैं, सबको साथ में मिल के सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव गोल को पूरा करना चाहिए। अपना पर्सनल गोल, अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव को छोड़ देना चाहिए। अगर कंपनी का सक्सेस होगा तो सबका सक्सेस होगा। तो ये प्रिंसिपल आपको समझाता है कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के कंपनी का इंटरेस्ट पे हम लोग को भागना चाहिए, कंपनी का इंटरेस्ट सबसे पहले फुलफिल करना चाहिए। अगर पर्सनल इंटरेस्ट फुलफिल करने लग जाओ तो भैया कंपनी का भला ही कहाँ होगा,
ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आपको ये बताता है। तो देखो, दिस प्रिंसिपल इंडिकेट्स कंपनी शुड वर्क यूनाइटली टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी रादर देन द पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के हमको पूरा कंपनी का इंटरेस्ट को पूरा सबसे पहले करना चाहिए। मैनेजर्स ऑफेंस मेक डिसीजन that are better for everyone rather than the ones benefit a single employee, ठीक है, मतलब एक मैनेजर को सबके हिसाब से सोच के सबके लिए एक ही डिसीजन लेना चाहिए, ना कि अपना लिए एक कोई एम्प्लॉय के लिए अलग डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी इन कैलिफोर्निया में शेड्यूल अर्ली मॉर्निंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन विद देयर क्लाइंट्स इन ए न्यू वर्क टू बेटर एकोमोडेट देम। अब एक कैलिफोर्निया, तो भैया सुबह में वीडियो कॉलिंग करना होगा, अब शाम को करोगे तो उनको सुविधा मिलेगा नहीं, तो भैया नहीं होगा ना, अपनी सुविधा देखने से नहीं होगा, उनका भी सुविधा देखना जरूरी होगा, सबको मिलकर काम करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका, अब भैया देखो मेन ये भी प्रिंसिपल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रेमुनरेशन। अब देखो एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भैया अच्छा सैलरी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, अगर उसे अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा तो क्या काम करेगा, बोलोगे नहीं करेगा, तो भैया उसका जो भी उसने काम किया है उसके हिसाब से उसको सैलरी दे देना चाहिए। उसने ज्यादा काम किया तो ज्यादा दे दो, कम दिया तो कम दे दो। तो भैया compensation of work done should be fair and satisfactory to the both employees and organization. Fuel emphasize that importance of equitable remuneration is motivating employees. अगर एक अच्छा सैलरी देगा मिलेगा एम्प्लॉइज को तो भैया वो लोग मोटिवेट होंगे और ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल एग्जांपल में हमें देख लो, यहाँ पे एग्जांपल ये भी दिखा देता हूँ कि एक कॉम्पिटिटिव सैलरी स्ट्रक्चर अलोंग विद द परफॉर्मेंस ऑफ बोनसेस बेनिफिट हेल्प अट्रैक्ट एंड रिटेन द टैलेंटेड एम्प्लॉइज एंड एनहांस द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी। अगर मान लो कि अच्छा सैलरी या समय समय उसको कुछ इंसेंटिव मिल रहा तो वो ज्यादा मेहनत करेगा, ये नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा, ठीक है, और कंपनी को इससे बेनिफिट है। फिर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देखो फ्यूल का देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब सब पावर टॉप लेवल के पास होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन मतलब सभी पावर टॉप लेवल के पास है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जितने लेवल्स होते हैं ना, जैसे कि टॉप लेवल था, मिडिल था, लोअर था, सभी के पास कुछ कुछ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना चाहिए, ठीक है। तो भैया अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए हर लेवल में। तो पहला बात डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, सभी जो अथॉरिटी वो टॉप के पास है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सभी जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी लेवल के पास है। तो भैया फ्यूल चाचा का ये माना था ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर देखो पहला बात एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले मोटो होना चाहिए, ये होना चाहिए कि भाई देख सिंपल सवाल कि अगर मान लो सभी पावर अगर सेंट्रलाइजेशन के पास दे दिया जाए, सभी अथॉरिटी सेंट्रलाइजेशन के पास दे दिया जाए, तो नीचे के पास तो कुछ पावर ही नहीं होगा, तो नीचे वाले को मान लो कुछ काम होगा, जरूरी है कि अभी करना है ऑर्गेनाइजेशन में, ये जरूरी है, तो भैया सबसे पहले ऊपर से पूछो, वो डिसीजन देगा तो वो करेगा, तो टाइम लगे ही नहीं लगेगा, तो उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिमेरिट्स बन जाएगा। इसी के लिए कुछ पावर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वालों को भी मिलना चाहिए, जैसे कि उस टाइम में जो जरूरी इंफॉर्मेशन होगा, जो जरूरी कुछ भी डिसीजन लेना, वो फटाक से ले पाए, ठीक है। और सम टाइम अगर मान लो कि पूरा का पूरा अगर मान लो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नीचे वालों को दे दिया जाए तो भैया तो अपना मनमानी करने लगेंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, दोनों को मिलकर चलना चाहिए, तो यहाँ पे यही बताया गया है। तो देखो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट ए टॉप लेवल, अथॉरिटी किसके पास है, टॉप लेवल, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अथॉरिटी ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय, एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Too much centralization leads to the loss of the control of the top management. Therefore, the optimum balance should be maintained according to the need of the organization. ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपका मतलब दोनों का बैलेंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है भैया स्केलर चेन। अब देखो स्केलर चेन क्या होता है, मान लो कि ये ई पर्सन है, ठीक है, एक ई एम्प्लॉई है, मतलब बहुत सारा लेवल होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मतलब सबसे लोअर लेवल है। अब लोअर लेवल को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो ये सीधा टॉप लेवल के पास जा नहीं सकता है, लोअर लेवल को सबसे पहले इस लेवल को बोलना होगा, फिर ये लेवल इसको बोलेगा, ये लेवल इसको बोलेगा, क्या मालूम बी तक ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ऊपर में जाने का कोई नीड नहीं हो। अगर ये डायरेक्ट ऊपर में चला जाएगा तो भैया तो ये ऊपर वाला बोलेगा भाई तुम तो नीचे वाले में भी सोल्व कर सकता था प्रॉब्लम, तो उस टाइम में स्केलर चेन का फॉलो किया जाता है कि नीचे वाला बोलेगा ऊपर वाला को, ऊपर वाला बोलेगा इसको, इसको बोलेगा इसको, इसको बोलेगा इसको, सारी इन्फॉर्मेशन भी पास करते, इन्फॉर्मेशन पास ये इसको बोलेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, और फिर ये
नीचे वाला के पास जाएगा। एक स्केलर चेन में इंफॉर्मेशन पास आउट होता है, लेकिन सम टाइम एक ऐसा भी होता है कि नीचे वाला को सीधा ऊपर वाले से बात करना है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नीचे वाला एकदम मेन है, नीचे वाला ही सब कुछ एंटायर लीड कर रहा है, नीचे वाला को बोलना भाई ऊपर वाला को एकदम जरूरी है। तो उस टाइम एक ये चीज यूज करता है, गेम प्लान का यूज कर सकता है। गेम प्लान उस टाइम में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन किसको दे सकता है, ए को, उस टाइम में डी सी को देने का दरकार नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर चेन। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर इज a scalar chain of authority and communication that moves in a straight line from the superior to the lower subordinates. Henry Fayol permitted a shortcut in वही, ठीक है, शॉर्टकट केस ऑफ अर्जेंसी नोन एज द गैंग प्लान। तो भैया यहाँ पे वही कि ऊपर से नीचे आएगा इन्फॉर्मेशन, नीचे नीचे, और एक शॉर्टकट भी दिया गया कि भाई डायरेक्ट गैंग प्लान का यूज करके आप नीचे भी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हो। क्या ऊपर से भी नीचे आएगा, नीचे से भी डायरेक्ट ऊपर जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया ऑर्डर। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या भाई, ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता है कि ऑर्डर देना, ऑर्डर का मतलब सही सामान को सही जगह में रखना, मतलब प्रॉपर वे में अरेंज मैनेज करके सामान को सही सही हर एक प्लेस में रखा गया है। अब जैसे कि एक स्कूल होता है, इस स्कूल में आपका टीचर्स का रूम अलग होता है, प्रिंसिपल का रूम अलग होता है, स्टूडेंट का क्लासरूम अलग होता है, एक ऑर्गेनाइज मैनर होता ही नहीं होता है। तो भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हर चीज एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखा हुआ होना चाहिए, मतलब राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। तो भैया ये होता है ऑर्डर, ये प्रिंसिपल होता है, ठीक है। यहाँ में लिखा ना, एन इफेक्टिव मैनेजर ऑफन अटेम्प्ट्स टू मेंटेन द ऑर्डर विद इन ऑर्डर। ऑर्डर आल्सो रिलेट्स टू द सेलेक्टिंग द राइट पर्सन ऑफ फॉर ईच टास्क। मतलब हर एक काम को पूरा करने के लिए राइट पर्सन का सिलेक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए और राइट टाइम में, ठीक है। अगर मान लो कि राइट पर्सन नहीं हो काम करने के लिए, तो भैया उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत होगा, नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ये बोला गया। फिर नेक्स्ट है भैया इक्विटी। अब नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में हर लोगों के साथ इक्वल व्यवहार होना चाहिए। एक जो मैनेजर होगा तो किसी एम्प्लॉय को बहुत प्रेफरेंस दे रहा है, किसी एम्प्लॉय को पूछ नहीं रहा है, हाँ, कोई एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी दे देता है, किसी को मतलब दे नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को, एक मैनेजर को अच्छा से ट्रीट करना चाहिए, सबको इक्वली देखना चाहिए। हर एक के लिए रूल्स अलग एक है, हर एक के लिए रेगुलेशन भी एक है, ऐसा नहीं कि उसके लिए रूल्स अलग उसके लिए रेगुलेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई को इक्वली देखना चाहिए। अगर वो इतना काम करे तो उसको इसके हिसाब से दे दो, वो इतना काम करे तो उसको मतलब इक्वली देखो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखो, इक्वली होना चाहिए। तो ये मैनेजर इन प्रोडक्टिव वर्कप्लेस ऑफन ट्रीट्स ऑल एम्प्लॉइज इक्वली, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। They have responsibility to ensure that no employee receive the preferential treatment or experience discrimination। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एम्प्लॉय को अलग ट्रीट हो रहा है, किसी एम्प्लॉय को अलग ट्रीट हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल आपको ये समझाता है। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब देखो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा, देखो अभी मान लो मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन को जॉब लगा, ठीक है, उसका बहुत सारा, एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा मतलब ब्रांचेस है। तो एक पर्सन को मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लगा, तो उसको वहां पे 10 दिन रखा, फिर उसको दूसरा जगह में ट्रांसफर कर दिया, फिर वहां पे रखा, उसको दूसरा जगह में ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे एक पर्सन को बार बार अगर ट्रांसफर मिलेगा तो भैया वो कहीं भी अच्छा से काम कर पाएगा, कहीं भी सीख पाएगा? बोलोगे कि ना सर सीख तो नहीं पाएगा। तो एक ये प्रिंसिपल का ये बोलना था कि एक पर्सन को पहले उसको मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में ढलने का टाइम दो, कि वो अपने हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्टेबल हो जाए, टाइम है उसके हिसाब से उसको में इंक्रीमेंट या उसको प्लेसमेंट दो। पहले एक स्टेबिलिटी मेंटेन करो, हर एक एम्प्लॉय को बार बार ट्रांसफर या बार बार एक काम मत करो, दो वो मत दो, एक टाइम एक ही काम दो और एक ही प्लेस में दो, बार बार ट्रांसफर वगैरह मत करो, जिससे कि वो काम में स्पेशलाइज हो जाए और कंफर्टेबल हो जाए काम को करने के लिए। तो ये प्रिंसिपल आपको भैया ये बोलता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी हर कुछ में, सैलरी में स्टेबिलिटी देना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉइज डू बेस्ट व्हेन दे फील देयर जॉब इज सिक्योर। जब देखो एम्प्लॉय अपना बेस्ट कब देता है, जब उसको फील हो गया ना भाई काम सिक्योर है, अब मेरा जॉब सिक्योर, हमको कोई हटा नहीं सकता है। तो सक्सेसफुल मैनेजर गिव्स द एम्प्लॉय एनफ टाइम टू एडजस्ट न्यू पोजीशन एंड लर्न हाउ टू बिकम द एफिशिएंट व्हाइल कंप्लीटिंग देयर टास्क। एक अच्छा मैनेजर हमेशा एम्प्लॉय को बोलता है भाई, जब भी न्यू पोजीशन को देता है, टाइम देता है कि भाई तुम इस न्यू पोजीशन के लिए एडजस्ट हो जाओ और अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाओ और सीखो, ठीक है। In addition to removing the employee or moving them to new position in infrequent occurrence, बार बार उसको चेंज करेगा तो भाई वो अच्छा से काम भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनिशिएटिव। अब देखो इनिशिएटिव का मतलब क्या, देखो फेयोल चाचा का ये मानना था कि जो टॉप लेवल जो तो होते हैं ना, कभी कभी टॉप लेवल को अपने एम्प्लॉय से भी बात करना चाहिए, एम्प्लॉय से भी कोई आइडियाज लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्योंकि देखो जो आपके एम्प्लॉयज है, जो लेबर्स है, वही आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा काम करते हैं, उन्हीं के से ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो उनके मन में अगर कोई प्लान चलता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में ये करने से अच्छा हो सकता है,
तो उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भला ही होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है अच्छा ही होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उस टाइम एक टॉप लेवल मैनेजर का ये राइट होना चाहिए, नीचे वाले अपने एम्प्लॉय से बात करो और कुछ मतलब आइडियाज लो। अगर आइडियाज अच्छा लग रहा हो तो भाई एम्प्लॉय को कुछ रिवॉर्ड दे दो, कुछ घड़ी, स्मार्ट वॉच, मोबाइल दे दो, या सैलरी सबसे बढ़ा दो। तो भैया इससे क्या उन मोटिवेट होगा और काम भी बहुत बढ़िया से होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बोला गया है इनिशिएटिव, मतलब मैनेजर शुड एनकरेज एम्प्लॉयज टू take initiative and be the creative in solving the problem. Fayol believe that allowing the employees to contribute the ideas boost their engagement and innovations, ये माना था। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट क्या है आपका स्पिरिट डिकॉप्स। इसका मतलब कि भाई सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन बना के काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा ही होगा। तो ये प्रिंसिपल आपको ये बोलता है, मतलब spirit de corps is a feeling of pride, loyalty amongst organization. By fostering an effective team environment, measures can inspire employees to work harder and produce better results. To develop spirit de corps, managers can encourage friendly relationship among employees, find ways to generate enthusiasm and reward employees for the strong performance। तो भैया ये लास्ट था। अब देखो जो आपका प्रिंसिपल्स है 14 प्रिंसिपल्स, आपको लाइन बाय लाइन लिखने की कोई नहीं है, आपको जो प्रिंसिपल पहले आता है वो एग्जाम में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है कि एकदम लाइन में लिखने से कुछ नहीं है। अलग हर प्रिंसिपल्स को अपने हिसाब से लिखना स्टार्ट करना, लेकिन 14 प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करना, ठीक है। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो बच्चों का क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक तो प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।